नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कैसे फंस गई है हिंदुस्तान की इकोनॉमी की जो तस्वीर है अर्थव्यवस्था की, वो कुछ इशारे कर रही है। इशारे हमको भी मिल रहे हैं और कुछ बातें सरकार बता रही है, कुछ बातें सरकार छिपाना चाह रही है। लेकिन कुछ ऐसा है जो साफ साफ लगता है कि होगा, मुझे लगता है। पहली चीज़ जिसके होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश लग रही है वो ये कि सरकार फिर से कुछ रियायत जनता को दे दे। जो बहुत सारा खींच के रखा हुआ था वो धीरे धीरे रिलीज करना पड़ेगा। तो जो जीएसटी में इन्होंने रियायत दी है, राहत दी है, उसके बाद में या तो हो सकता है कुछ और चीज़ों पे जीएसटी में बदलाव करे, हो सकता है पेट्रोल और डीजल पे कुछ राहत दे, हो सकता है कुछ जगहों पर कर्ज माफ़ी कर दे। यानी कुछ ना कुछ सरकार को अब ऐसा करना पड़ेगा जो कि इस देश के लिए अब ज़रूरी हो गया है, इस अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी हो गया है। ज़रूरी क्यों हो गया है? ज़रूरी इसलिए हो गया है कि जो घरेलू मांग है उसको बढ़ाना है। सरकार ने ये जो बदलाव किए थे, दिवाली तक इसका इंतज़ार कर रही है। इन बदलावों से अगर सरकार की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाती है, देश में मांग बढ़ जाती है, इस त्यौहार पे लोग खरीदारी करते हैं, इस त्यौहार पे उद्योग धंधे चलते हैं, चीज़ों की बिक्री बढ़ जाती है, तो सरकार कहेगी कि उसका काम हो गया, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर दो संकेत बड़े बड़े हैं जो ये बताते हैं कि सरकार को अभी लगता नहीं है कि दिवाली के बाद में हालात बदल जाएंगे या दिवाली की खरीदारी से या मांग बढ़ जाएगी हिंदुस्तान में। सीधी सी बात यह है, ज़्यादा सरल करने में भी चीज़ें कठिन हो जाती हैं। अब ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि भाई सरकार के ऐसा करने से वैसा नहीं होने वाला है? तो मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि कुछ संकेत लगातार आ रहे हैं। कल संजय मल्होत्रा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, उन्होंने नई जो एक नियमित प्रक्रिया है कि वो अपनी जो नीति है उसको फिस्कल उसका ऐलान करते हैं कि आने वाले समय में आर्थिक नीति आरबीआई की क्या रहेगी। तो संजय मल्होत्रा ने जो बातें की हैं उसमें उन्होंने एक बात और कही है, और वो ये कही है कि भारत में मांग की स्थिति बेहतर करने के लिए जीएसटी पर्याप्त नहीं है, कुछ और भी करना पड़ेगा। यानी आरबीआई ये मान रहा है कि अभी मांग को बेहतर करने और सुधार लाने के लिए ये जितनी जीएसटी में भी छूट दी है ये काफ़ी नहीं है, अभी जनता को और कुछ देना पड़ेगा ताकि वो खर्चा करें। दूसरा संकेत, मोदी जी का भाषण। अभी हाल में उन्होंने कहा कि ये तो पार्ट 1 था, अभी तो और आने वाला है, बचत उत्सव पार्ट 2 भी आने वाला है। तो निश्चित तौर पे मोदी जी ये कह ज़रूर रहे हैं लेकिन बार बार नहीं गा रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो दिवाली का इंतज़ार कर रहे हैं और उनको अगर कुछ बेहतर संकेत मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कार मार्केट में कुछ तेज़ी आ जाए या कहीं पे बिक्री हो जाए, तो क्यों अभी तक तो कार मार्केट में आपको मैंने बताया था माल सड़ रहा है, कंसेशन पे बिक रहा है। कार कंपनियों की मजबूरी देखिए, नए नए मॉडल भी लाने पड़ रहे हैं और पुराने बिक नहीं रहे हैं। कार डीलर तबाह हो चुके हैं, भयंकर उनका नुकसान ही नुकसान हो रहा है। ये सब बातें हम कर चुके हैं। कार की इन्वेंट्री लंबे समय तक, जो कुछ समय की होनी चाहिए थी, लंबी हो गई। मैंने आपको बताया था कि कैसे कार जो है वो आधे आधे दाम में कार बिक रही। नई कार, पहला रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे होगा, फर्स्ट ओनर, वीडियो निकाल के देख लीजिएगा। तो दो ये दिख रहे हैं संकेत। लेकिन सरकार जब संकेत देती है, संजय मल्होत्रा संकेत देते हैं, तो दूसरी तरफ से वो कुछ और ऐसा भी करते हैं जो कि इसके एकदम विपरीत है। यानी वो ये संकेत दे रहे हैं सरकार को कि भैया कुछ और कर लो, और हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि संजय मल्होत्रा ने ब्याज दरें घटाने से तो मना कर दिया। सरल तरीके से समझें, अगर चीज़ें नहीं बिक रही हैं तो जनता को सस्ते में पैसा देना पड़ेगा ना। जनता को कम ब्याज पे पैसा मिलेगा तो डिमांड बढ़ती है, और इसीलिए महंगाई का इससे कनेक्शन है कि सर अगर ब्याज कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो लोग परचेजिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं तो सामान की डिमांड बढ़ती है, सामान की डिमांड बढ़ती है तो वो महंगा हो जाता है। तो इसलिए संजय मल्होत्रा ब्याज कम भी नहीं कर रहे हैं, उनको महंगाई का डर है। दूसरा डर ये होता है कि एक सेंटीमेंट जाता है तो विदेशी जो निवेशक हैं वो कहते हैं कि रुपया सस्ता हो गया, निकाल लो, तो अपने जो निवेश यहाँ पर किए हुए उनको निकाल के ले जाते हैं, उनको ज़्यादा डॉलर मिल जाते हैं।
दूसरी बात वो एक और भी कह रहे हैं जो और भी चौंकाने वाली है कि चलो भाई ये तो आपने महंगाई ना हो जाए इसलिए आपने उसको रोक के रखा है, वरना इलेक्शन भी आने वाला है, तो अब जनता कुछ स्टिमुलस दे, सरकार दे, तो सरकार देगी, महंगाई कम नहीं करेंगे तो उसका पॉलिटिकल गेन होगा। लेकिन आपने फिर ग्रोथ का अनुमान कैसे बढ़ा के बता दिया? आरबीआई कह रही है कि जो ग्रोथ है हमारी आर्थिक जो प्रगति का सूचकांक होता है, मतलब हमारे कुल मिला के हमारी जो पूरा देश का उत्पादन जितना हो रहा है वो कितना बढ़ेगा पिछले साल के मुकाबले, ये होता है ग्रोथ। तो वो कह रहे हैं 25-26 के लिए अब जो ग्रोथ का अनुमान था कि 6.5% की रफ्तार से होगी, आरबीआई कह रही है 6.8% की रफ्तार से होगी, यानी 0.2% बढ़ा दिया आरबीआई ने। जो संजय बोल रहे हैं कि भैया और लाना पड़ेगा, और यहाँ ग्रोथ का अनुमान बढ़ा रहे हो, लेकिन इनका जो ग्रोथ का अनुमान है वो दूसरी संस्थाओं से मैच नहीं खा रहा है। ये बढ़ा रहे हैं, दूसरे लोग घटा रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ कुछ झूठ बोल रहे हैं संजय मल्होत्रा, और उसके पीछे कुछ पॉलिटिकल कारण भी हो सकते हैं, दूसरी चीज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी ट्रंप के टैरिफ वाले बहुत सारे चक्कर हैं, अभी इसमें आगे हम समझेंगे। सरल करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको मालूम है ये सब्जेक्ट बहुत ही टेढ़ा है। खैर, अगर हम देखें तो एशियन डेवलपमेंट जो है उसने अनुमान घटा दिया है, और वो कह रहा है कि अनुमान उसने सीधा %0.5 घटा दिया है। ये 0.2% बढ़ा रहा है, उसने %0.5 घटा दिया, वो कह रहा है 6.5 पे ही रहेगा। मूडीज एनालिटिक्स जो है उसने भी 30 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी और वो कह रहा है 6.1% ही बढ़ेगा। लेकिन हमको इन सब आंकड़ों पे जाने के बजाय ये देखना पड़ेगा भाई कि अब आपके जो ग्रोथ के आंकड़े हैं आरबीआई के, वो दूसरों से मैच नहीं कर रहे हैं, यानी अर्थव्यवस्था अभी उतनी अच्छी हालत में नहीं हो रही है, उसकी तरक्की उतनी अच्छी नहीं हो रही है जिसके आधार पे आप निश्चिंत बैठ सको। तो क्या होने वाला है? जो होने वाला है हम बाद में बताएंगे, हमको कुछ लाभ मिलेंगे और मिलेंगे ऐसा मुझे लगता है, लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि सीधी सीधी स्थिति क्या है, और वो सिचुएशन हमारे समाज की, हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, देश की, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको अपना लाभ क्या होगा। हमने समझा हमारी ग्रोथ कम हो रही है, ये एक फैक्टर हुआ, ग्रोथ का अनुमान कम है। दूसरा फैक्टर हुआ डोनाल्ड ट्रंप। आप जान रहे हैं कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगा रहा है, दूसरे भी लगा रहा है। अब उसने अपने G7 देशों से कहा है, ग्रुप 7 कंट्रीज़ जिसमें इसी तरह के लफंडर हैं सारे, उनसे कहा है कि आप भी इसके ऊपर जो है दबाव बनाओ कि ये टैरिफ लगाओ, कि ये अपना रूस से तेल लेना बंद करें। तो ये प्रेशर हमारे ऊपर सीधे सीधे बढ़ने वाला है, और ये प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने लिया भारतीय बच्चों को जो है वो वीज़ा देने में रायता फैला दिया, यानी कम जाएंगे। जो वहाँ से लोग कमा के पैसे भेज रहे थे उनको भर भर के हवाई जहाज में भेज रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा, कोई खबर ही नहीं दे रहा है। एक बार बांध के भेजे गए थे वाली बात ही अभी तक हमारे दिमाग में है, जबकि उसके बाद से सिलसिला लगातार चल रहा है। जिस कोलंबिया की यात्रा पे राहुल गांधी गए उसने हड़का दिया था ट्रंप को, हम हवाई जहाज भेज रहे हैं, इज्जत से आएंगे हमारे लोग, ऐसे नहीं भेजोगे। खैर, तो वो भेज रहा है, वहाँ से वीज़ा दे नहीं रहा है। भारत की फिल्में वहाँ चल रही हैं, उन पर टैरिफ लगा दिया ताकि फिल्म महंगी होगी तो लोग बहुत सारे नहीं देखेंगे। यानी हर तरफ से वो हमारे ऊपर दबाव बना रहा है। तो इसका असर सीधे सीधे किस चीज़ पे होने वाला है? सबसे सीधा असर इस चीज़ पे होने वाला है कि हमारे देश में जो सामान बनता है उसका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, तो उन जिन उद्योगों में वो काम सामान बनता है वहाँ पे रोज़गार पर असर पड़ जाएगा। पहली चीज़, मैंने आपको कहा था अल्टरनेट मार्केट ढूंढना है, लेकिन सरकार बातें जरूर कर रही है, लेकिन अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढने में सरकार ने अपनी तरफ से क्या किया? उस उद्योगपति को ट्रंप के सामने छोड़ दिया। सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। दूसरा जो बड़ा प्रभाव वो ये है कि वहाँ से जो पैसा आता था वही डॉलर में आता था, विदेशी मुद्रा भंडार भरपूर रहता था हमारा, हम ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कर सकते थे। हालांकि इंपोर्ट कर करके नाश हुआ, लेकिन फिर भी ये हमारी ताकत थी। किसी देश की खरीदने की क्षमता, कितने दिन तक का खरीदारी करने के लिए उसका डॉलर है, ये काफ़ी मायने रखती है। तो ये एक दिक्कत है। तो ये चीज़ें मिला के ये बता रही हैं कि हम अगर मान लीजिए, जैसे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था कि अगर हम रूस का तेल खरीदना कम कर दें तो क्या होगा, कितना बोझ आएगा, जनता पे कितना आएगा। इसके साथ साथ रुपया कमज़ोर होता जा रहा है, हमारा रुपया हमारा नीचे आता जा रहा है, 84 रुपये 70 पैसे के आसपास पहुंच गया है। कच्चा तेल 18% महंगा हो चुका है, यानी हमारा रुपया जो है उसको पहले ही वो डॉलर के कारण जो है वो रुपया हमारा सस्ता है तो रुपये की कीमत कम है, ऊपर से कच्चा तेल जो है वो 18% महंगा हो गया है, LNG 12% महंगी हो गई है, और इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह भी जो है वो 9% महंगे हो गए हैं इसके कारण।
यानी चीज़ें हमारे पास महंगी आ रही हैं, और जो रॉ मटेरियल आ रहा है, एप्पल जो फ़ोन बना रहा है उसके लिए जो चिप ला रहा है, दूसरी चीज़ें ला रहा है, ये सब महंगी आ रही हैं भारत में। भारत में इस सामान के महंगे आने का मतलब ये है कि और ज़्यादा डॉलर खर्च होना, और ज़्यादा डॉलर खर्च होने का मतलब ये है कि हमको और ज़्यादा परेशानी होना, और इसके कारण जो है हमारा निर्यात भी घटता जा रहा है। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हैं, इसके नतीजे भी हमारे सामने आने शुरू हो गए हैं। नतीजे ये आ रहे हैं कि अब हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं, उसको हम समझेंगे। एक तो कारण यही है कि महंगाई के कारण, दूसरा ये है कि जब टैरिफ लगने वाला था तो वहाँ लोगों ने माल भर लिया था, इकट्ठा भर लिया था, तो उसके कारण अब वो अपना उस माल को खपा रहे हैं नया खरीदने से, और इंतज़ार कर रहे हैं कि हो सकता है टैरिफ कम हो जाए। लेकिन भारत के एक्सपोर्ट पे जो सीधा असर आया है वो हमारे सामने है कि अगस्त से सितंबर 25 के बीच में भारत का कुल एक्सपोर्ट 10.5% कम हो गया है, सब मिला के। अगर आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को जाने वाला माल भी 14% कम हो गया है। 14% मतलब रुपए में, मतलब जितने का जाता था उससे 14% कम का जा रहा है। यानी हमारा जो व्यापार घाटा है वो बढ़ गया और वो हो गया 2,36,000 करोड़। सीधी सी बात यह है कि ये सब चीज़ें कहाँ असर डाल रही हैं? इन सब चीज़ों से असर पड़ रहा है महंगाई पे। खाने की चीज़ों की महंगाई 8.5% है। जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो 6.1% है, यानी जो सरकार का सितंबर में जो 25 में टारगेट था उससे ऊपर है। पेट्रोल डीजल 7 से 8 रुपये बढ़ गया है, और एलपीजी करीब 180 रुपये ज़्यादा हो गई है, 1230 रुपये की है। तो आपके सामने एक तस्वीर है महंगाई की, एक तस्वीर है जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, एक तस्वीर है बाहर माल नहीं जा रहा है, एक तस्वीर है कि हमारा रुपया गिरता जा रहा है। तो ये पूरी तस्वीर ये बताती है कि भारत के लोगों की हालत अच्छी नहीं होने वाली है निकट भविष्य में। तो क्या होगा? अगर इसी तरह का हाल चलने दिया तो जनता दौड़ा लेगी, क्योंकि आने वाला समय जो है वो विरोध और विद्रोह का होने वाला है अगर हालात बिगड़ते रहे तो इसी रफ्तार से। तो सरकार क्या करेगी? सरकार राहत पैकेज निकालने की कोशिश करेगी, जैसे जीएसटी उसने कम किया, क्योंकि आपने पहले माल बहुत सपोर्टा है, अंधाधुंध टैक्स लगाए हर चीज़ पे। आप क्या करोगे? अच्छा, सरकार की दिक्कत ये है कि वो राहत भी दे तो कहाँ से दे? उसका जो लोन है वो भी तो ज़्यादा हो गया भाई। अगर उसने 10 रुपये का लोन लिया हुआ था, अब 10 रुपये की कीमत 8 रुपये रह गई है, और डॉलर खरीदने जाओगे तो आपको 12 देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ समझ लीजिए। कुल मिला के डॉलर का दाम बढ़ने के कारण सरकार का लोन बढ़ जाता है। तो ऐसी पूरी सिचुएशन में सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो कुछ और राहत के उपाय करे, और राहत के उपाय करने से घरेलू मांग बढ़ेगी, और जिन लोगों का माल नहीं बिक रहा है, जो एक्सपोर्ट करा करते थे, किसी तरह से उनका माल थोड़ा सा भारत में बिक जाएगा। तो सिचुएशन बन रही है ये, और आपके हमारे लिए संदेश ये है कि अपने पैसे को संभालने के लिए एक बेटर प्लानिंग कर लो। मैं किसी प्रकार की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं आइडिया है कि कैसे करना है। ये मैं अपनी जो रिसर्च करके जानकारी ले आता हूं, और उस फील्ड का मैं आदमी नहीं हूं, इसलिए उसमें कोई रिसर्च करके ना जानकारी आपको दूंगा ना कुछ करूंगा। आप समझ लो आपको पैसा कहाँ रखना है। सोना अलग आग लगी हुई है, कब धड़ से गिरेगा किसी को नहीं पता, लेकिन इतना पक्का है कि सोने पे टैक्स फिलहाल कम नहीं करेगी सरकार। लेकिन डॉलर तो ऊपर जा ही रहा है। दूसरी तरफ आप जो है वो आपके पास में स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट की क्या दशा रहने वाली मुझे नहीं पता, लेकिन पहले जब बुरी हालत में भारत गया, कम से कम कोविड वगैरह में स्टॉक मार्केट ऊपर गया है, लेकिन 2008 की मंदी में स्टॉक मार्केट ने लोगों को रुला लिया था। तो कुछ भी कहना मुश्किल है। ब्याज की हालत क्या होने वाली है? इस बार आरबीआई गवर्नर ने रोक लिया, लेकिन अगर ऐसे ही डिमांड की सिचुएशन रहेगी तो लोगों को पैसा सस्ता देना पड़ेगा, तो ब्याज भी कम होने वाला है। तो कहाँ इन्वेस्ट करोगे भैया, आप जानो। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक ओवरव्यू मिला होगा अर्थव्यवस्था का, जो आपको अपने जीवन को बेहतर प्लान करने में मदद करेगा। नमस्कार, जय हिंद।